हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफायर की जो प्रोसेस होती है रेक्टिफिकेशन की, ठीक है, उसको हमने पढ़ा और हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आईडीसी का मान निकाला था। ठीक है, आईडीसी क्या था अपने पास में? एवरेज वैल्यू थी। जो हमें पल्सेटिंग करंट मिलती है उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है? आईडीसी होती है। ठीक है, और आईडीसी का मान अपने पास में आया था 2Im अपॉन पाई। ठीक है, ये हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारी एवरेज वैल्यू थी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर या हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो आउटपुट में हमें जो वैल्यू मिलेगी करंट की या वोल्टेज की, वो क्या होगी? पल्सेटिंग होगी, टाइम के साथ में वेरी करेगी। तो उसकी जो एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी वो हमारी क्या कहलाती है? आईडीसी कहलाती है। ठीक है, और हमने आईआरएमएस का मान निकाला था। आईआरएमएस इक्वल टू था अपने पास में Im अपॉन √2। ठीक है, आईआरएमएस अपना क्या होता है? आईआरएमएस वैल्यू हमने निकाली थी और वो हमारे पास आई थी Im अपॉन √2। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली थी। ठीक है, आईडीसी और आईआरएमएस का मान हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल लिया था। इस लेक्चर में हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, एफिशिएंसी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी पढ़ी थी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है कि हमारे पास में यानी जो हम आउटपुट चाहते हैं वो कितना आउटपुट हमें मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो हमें आउटपुट क्या चाहिए? हमें आईडीसी चाहिए। तो हमें कितना आईडीसी मिल सकता है? तो हम क्या ले लेंगे कि जो हमारे पास में पीडीसी अपॉन पीएसी का जो रेशियो होगा, यानी हमारी जो निर्गत दिष्ट शक्ति होगी, जो हमारी आउटपुट डीसी पावर अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, इनपुट हमारी क्या होगी? जो हमने एसी पावर सप्लाई दी है। ठीक है, तो इनका जो हमारा रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, और जो हमारी वो था हाफ वेव रेक्टिफायर था। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने पास में एफिशिएंसी जो आई थी वो मैक्सिमम 40.6% आई थी। ठीक है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 40.6% होती है। तो हम देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू पीडीसी अपॉन पीएसी। पीडीसी का मान क्या होगा? पावर क्या होती है अपनी? I² इंटू आर होती है। ठीक है, तो पीडीसी अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी? आईडीसी का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये हमारा I² आर पी इक्वल टू वी आई से आता है। ठीक है, जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था। तो हमारे पास आ गया P इक्वल टू वी आई I² आर। तो पीडीसी हमारा आ जाएगा आईडीसी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो पीडीसी आ जाएगा अपने पास में पीडीसी इक्वल टू आईडीसी स्क्वायर इंटू आर। आईडीसी का मान अपने पास में है 2Im अपॉन पाई इंटू RL। ठीक है, लोड के लिए होगा अपने पास में, क्योंकि हमारा आउटपुट हमें किस पे मिल रहा है? लोड वोल्टेज पे, RL पे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा? आईडीसी इंटू RL। तो आईडीसी का स्क्वायर था तो 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे? पीएसी निकाल लेंगे। तो पीएसी क्या आएगा? पीएसी अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर अपने पास में क्या होगा? आईआरएमएस का स्क्वायर होगा। ठीक है, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आरएल होगा। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर प्लस
आर एल। ठीक है, तो ये हमारे पास में पी डी सी अपॉन पी ए सी आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल। हमारा जो आर प्लस आर एल है, इसके अंदर आर जो होगा वो क्या है, इसका ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उसका रेजिस्टेंस, प्लस जो डायोड का रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस के अंदर वो, तो ये दोनों ऐड होकर के हमारा क्या होता है, इसको हमने आर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से अपने पास में आ गया कि आई आर एम एस का स्क्वायर, तो आई आर एम एस क्या है अपनी, आई अपॉन रूट टू, तो यहां से हम रख देंगे पी ए सी इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, आर प्लस आर एल। तो पी ए सी का अपने पास में मान आ जाएगा, आई एम का मान क्या था, आई एम इक्वल टू था ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। तो यहां से मान रख दें तो ये हो जाएगा ई एम का स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, और एक आर प्लस आर एल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यही था अपने पास में। आई एम जो हमने माना था वो यही माना था, आई एम इक्वल टू ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी जो हमने ऐसे सिग्नल यूज किया है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आई एम का मान रखने पर आई एम इक्वल टू, ये आ गया अपने पास में, तो पी ए सी इक्वल टू हो जाएगा ई एम का स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस आर एल। एक कैंसिल हो जाएगा और एक अपने पास में बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम एफिशिएंसी निकालें तो ईटा इक्वल टू अपने पास में आ गया पी डी सी अपॉन पी ए सी। तो पी डी सी का मान भी हम निकाल लिया और पी ए सी का मान भी हमने निकाल लिया, तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा इनकी जगह हम वैल्यू रख दें पी डी सी और पी ए सी की जगह। तो पी डी सी का अपने पास में मान है 4 आई एम का स्क्वायर, आई एम का स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे ई एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अपने पास में आ जाएगा डॉट आर एल, और पी ए सी का मान हम रखें तो ये अपने पास में आ जाएगा इनटू, अपॉन में है पी ए सी, तो अपॉन में होगा तो हम इसको रिवर्स इनवर्स कर दें इसका, 2 आर प्लस आर एल अपॉन ये अपने पास में हो जाएगा ई एम का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहां से अपना ई एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक आर प्लस आर एल से एक आर प्लस आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में बच जाएगा। ठीक है, यहां तक लिख लो एक बार इसको। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो आर प्लस आर एल से आर प्लस आर एल कैंसिल हो जाएगा और बाकी अपने पास में बच जाएगा इसका मान हम रखें तो यहां से ई एम स्क्वायर कैंसिल, तो 4 इंटू 2 तो ये आ गया 8 आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल। ठीक है, आर प्लस आर एल का अपने पास में स्क्वायर है और एक अपना आर प्लस आर एल है,
तो एक अपना कैंसिल हो जाएगा और एक अपने पास में बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हमारा आ जाएगा, RL को हम कॉमन ले लें तो 8/π² और RL को हमने कॉमन लिया 1+R/RL। ठीक है, तो RL से RL कैंसिल, ईटा इक्वल टू अपने पास में आता है ठीक है, RL का मान हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा और ईटा इक्वल टू अपने पास में बच जाएगा 81.2/1+R/RL। ठीक है, तो यहां से हम इसकी परसेंटेज जब निकालते हैं, ठीक है, जो हमारी दक्षता होगी वो कितनी होती है, ठीक है, 81.2%। ये अपनी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने पास में क्या था, मैक्सिमम 40.6 हो सकती है, वैसे यहाँ पर अपने पास में ईटा की जो वैल्यू है, एफिशिएंसी की वैल्यू, वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 81.2% हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या होगा, अच्छा होगा इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर कितनी थी, एफिशिएंसी 40.6 थी। क्योंकि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा कि जो हमारी वेव है उसकी हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई होती है। ठीक है, जबकि फुल वेव के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट साइकिल हमारी क्या होगी, काम आ रही होती है और फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसको लिख ले, फिर हम निकालते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, ये अपनी परसेंटेज के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, रिपल फैक्टर को निकालते हैं। ठीक है, रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पढ़ा था कि हमारा रिपल फैक्टर क्या होता है कि जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है उसके अंदर कितने हमारे पल्सेशन हैं या कितने स्पंदन हमारे शेष हैं, शेष स्पंदन। ठीक है, या जो हमारे पल्सेशन होंगे ठीक है, यानी कितना अपना वेरिएशन हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट होगा वो हम किससे करते हैं, रिपल फैक्टर से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो आउटपुट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, लेकिन टाइम के साथ में वेरी करने वाला होगा। तो टाइम के साथ में वेरी करने वाला है, तो यहाँ से अपने पास में क्या है कि जो हमें डीसी मिल रही है वो क्या होगी, डीसी प्लस एसी होगी। इन दोनों का मिश्रण होती है कि डीसी प्लस एसी हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो जो हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण में से कितना पार्ट हमारा एसी है और कितना हमारा डीसी है,
इसका मेजर हम किससे करेंगे, रिपल फैक्टर से करेंगे। आर इक्वल टू अपने पास में होता है आई डी सी अपॉन आई ए सी। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी पढ़ा था कि हमारा रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही क्या होगा कि हमें आउटपुट में डीसी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान कम से कम होना चाहिए। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके लिए अपने पास में रिपल फैक्टर का मान आया था 1.21। ठीक है, तो 1.21 रिपल फैक्टर होने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत कम पार्ट आईडीसी का होगा, यानी अपने पास में आईएसी जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये अपने पास में आईएसी अपॉन आईडीसी होता है। ठीक है, तो यहां से ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब कि आईएसी का मान ज्यादा है, तो ये अपने पास में रिपल फैक्टर होता है। इससे हम मेजर करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो रिपल फैक्टर का मान ज्यादा होता है। जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होगा, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आर का मान जो होता है वो कम होता है, 0.48 के आसपास होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिपल फैक्टर का मान कम हो रहा है, इसका मतलब आउटपुट के अंदर हमारा जो एसी पार्ट है वो कम होगा। बाकी जो हमारे रेक्टिफायर होते हैं उसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर जो डायग्राम पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम जो हमारा था, वहां हमने देखा था कि फिल्टर के बाद में हम क्या ये रेक्टिफायर के बाद में हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर को यूज करते हैं। ठीक है, फिल्टर को यूज करके हम इस आर को, रिपल फैक्टर को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आर का मान हम निकालें तो आर इक्वल टू हो जाएगा आई ए सी अपॉन आई डी सी। तो इसके लिए जब हमने सॉल्व किया था तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी कि आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई ए सी का स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा आई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आई ए सी स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन ले लें आई डी सी को, तो ये आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1, और इसका अगर हम स्क्वायर हटाएं तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी कहां से आई थी, जब हमने टोटल डीसी पावर लिखी थी और टोटल एसी पावर लिखी थी। टोटल हमारी जो डीसी पावर थी, ठीक है, टोटल डीसी पावर को हमने लिखा था आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, और जो हमारी टोटल एसी पावर थी वो क्या हो जाएगी, आई ए सी का स्क्वायर इंटू आर एल, और जो हमारी पावर होती है टोटल पावर वो क्या होगी, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, तो यहां से अपने पास में टोटल डीसी प्लस टोटल एसी, तो ये आई डी सी का स्क्वायर आर एल प्लस आई ए सी का स्क्वायर आर एल, ये था अपने पास में। तो यहां से अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई ए सी स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर। इसको सोल्व किया था तो अपने पास में आई ए सी का मान ये आया था। तो आई ए सी का जो मान हमारे पास आया है उसको हम आर के फॉर्मूले में रख दें, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आईडीसी से आईडीसी कैंसिल। ठीक है, इसको तो हम हटा दें, तो हमारे पास में आर का फॉर्मूला बच गया आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से आर इक्वल टू आ जाएगा
इनकी वैल्यू है अपने पास में, IDC का मान भी है और IRMS का मान भी है, तो दोनों रख दें हम। तो IRMS इक्वल टू हो गया IM स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और IDC का स्क्वायर हो जाएगा 4IM स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 की पावर हाफ। तो R इक्वल टू अपने पास में आ गया IM स्क्वायर से IM स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1 की पावर हाफ, और इसका मान आता है अपने पास में 0.48 के आसपास, ठीक है। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसके लिए रिपल फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 0.48 के आसपास अपने पास में इसका रिपल फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां तक लिख लें इसको, रिपल फैक्टर का मान। फिर उसके बाद में हम निकालते हैं इसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन को निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया अपना रिपल फैक्टर का मान आ गया अपने पास में। और अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो ये अपना 0.482 या 48.2% होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके लिए उर्मिका गुणांक का मान निकाल सकते हैं, और उर्मिका गुणांक का मान हमारा <1 आता है इसके लिए, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया। अब हम निकालते हैं वोल्टेज रेगुलेशन VR। तो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए VR का मान निकालें। VR क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन, ठीक है। तो जो हमारी EDC होती है, हमारा आउटपुट होता है, वो क्या करता है, वेरी करता है किसके साथ में, लोड करंट के साथ या RL के साथ में क्या होगा, ये वेरी करेगा। तो इसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं उसका मेजर हम किससे करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन से, वोल्टता नियमन से। और इसके अंदर वेरिएशन कम होने चाहिए, इसका मतलब हमारा जो VR का मान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो VR का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, VR इक्वल टू V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड, और अगर हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100%, ठीक है। V नो लोड क्या था हमारा, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसकी एब्सेंस में जो हमारे पास में वोल्टता होगी, वोल्टेज होगी वो, तो ये हो जाएगा RL की अनुपस्थिति में वोल्टता, और वो हमारा जो V फुल लोड होगा वो क्या होगा, RL की उपस्थिति में वोल्टता, ठीक है। ये हमारा एब्सेंस में वोल्टेज है और ये प्रेजेंस में वोल्टेज है। तो एब्सेंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि RL के एब्सेंस होने का मतलब है कि वहां पर करंट फ्लो नहीं हो पा रही। तो करंट फ्लो नहीं होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, ठीक है। RL का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में हो गया नो लोड इक्वल टू, तो नो लोड का मतलब RL इनफाइनाइट, और फुल लोड का मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू है RL की, ठीक है। तो हमारा जो EDC होता है
ईडीसी इक्वल टू क्या होता है, आईडीसी इंटू आरएल। ठीक है, ये क्या है, जो हमारी लोड के ऊपर जो हमें वोल्टेज मिलेगा उसकी एवरेज वैल्यू है, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ईडीसी इक्वल टू आईडीसी इंटू आरएल। तो यहां से अपन आईडीसी का मान रख दें 2Im अपॉन पाई इंटू आर एल, और Im का हम मान रखें ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया ईडीसी का मान, और इस मान को हम, जो हमारा ईडीसी का मान है, जिस प्रकार हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर लिखा था जब हम उसमें वी आर का मान निकाल रहे थे, वैसे यहां पर लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिखें तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार लिख सकते हैं, ईडीसी इक्वल टू 2Em अपॉन पाई आर प्लस आर एल इंटू आर एल। तो 2Em अपॉन पाई को तो हम बाहर रख लेते हैं, अंदर हम रख लें 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस आर एल माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल, आर से आर कैंसिल और अपॉन में बच गया आर प्लस आर एल। तो ये हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, तो यहां से ये आ गया अपने पास में। तो ईडीसी इक्वल टू 2Em अपॉन पाई 1 माइनस, इसको हम ओपन कर दें, ठीक है। तो ये यहां से हम देख सकते हैं कि अपने पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, ईडीसी इक्वल टू 2Em अपॉन पाई माइनस का 2Em आर अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई। ठीक है, जिस प्रकार अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आया था वैसे ही आया ये भी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का आईडीसी इंटू आर। ठीक है, तो ये जो हमारा ईडीसी है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, किसकी तरह अपने पास में मान, कि एक वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में है जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है। यानी अगर हम इसके सर्किट बनाएं तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। जहां पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो क्या है अपनी 2Em अपॉन पाई, यानी जो अपना ईडीसी का जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब हमारी आईडीसी 0 हो तो क्या हो जाएगा, 2Em अपॉन पाई होगा इसका मान। ठीक है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। और हमारी जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या है, आईडीसी। तो हमारा जो ईडीसी है वो एक सोर्स की फॉर्म में हो गया जहां पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, जैसे कि हम इस सर्किट से देख सकते हैं, अगर हम इस सर्किट के लिए इक्वेशन लिखें तो वो हमारी इसी प्रकार बनेगी 2Em अपॉन पाई माइनस का आर इंटू आई डी सी। ठीक है, और इक्वल टू आई डी सी आर एल। ठीक है, तो 2Em अपॉन पाई माइनस का आर आई डी सी इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल, ये अपना ईडीसी है ही। ठीक है, तो जो हमारा ईडीसी है वो किस फॉर्म में हो गया, इस सोर्स की फॉर्म में, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। यहाँ पर जस्ट हमने क्या लगाया, किरचॉफ्स लॉ लगाया है। तो ये अपने पास में आ गया, और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या हो जाएगा,
ये हमारी आईडीसी और ये अपने पास में V का मान है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, या हम बात करें ईडीसी की, इस एक्सिस पे अपने पास में क्या है, ईडीसी है। ईडीसी का मैक्सिमम मान क्या है, 2em/π। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, वेरी करेगा, यानी आईडीसी का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आईडीसी इंटू आर इसमें से लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 2em/π मैक्सिमम जब आईडीसी 0 है, और फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से अपने पास में ईडीसी का आ गया। अब हम वी आर का मान निकालते हैं वापस से। तो वी आर अपना क्या है, वी नो लोड। वी नो लोड की कंडीशन में आईडीसी जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो आईडीसी 0 होगी तो सिर्फ हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वही 2em/π माइनस वी फुल लोड की कंडीशन में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, 2em/π माइनस का आर आईडीसी डिवाइडेड बाय 2em/π माइनस का आईडीसी इंटू आर इंटू 100%। तो यहां से अपने पास में वी आर का मान बच जाएगा 2em/π से 2em/π कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारा वी आर का मान आ गया। तो जिस प्रकार हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाला था, वैसे यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, वी आर का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लें यहां तक। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट करंट और वोल्टेज। ठीक है, यानी जो हमारी निर्गत धारा या वोल्टता होगी उसके आवृत्ति घटक। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट करंट और वोल्टेज। यहाँ पर हमने पहले भी निकाला था कि I इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, I इक्वल टू A नोट प्लस समीशन ऑफ AN कोस n ओमेगा t प्लस का समीशन ऑफ BN कोस n ओमेगा साइन n ओमेगा t। ठीक है, ये हमने निकाला था हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो हमारी एक सीरीज आई थी जो हमारी फूरियर सीरीज थी। ठीक है, आई के लिए हमने इसको सॉल्व किया तो ये अपने पास में आ गया था im 1/π प्लस का 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस का 2/3π कोस 2 ओमेगा टी माइनस का 2/15π कोस 4 ओमेगा टी। इस प्रकार से अपने पास में क्या आई थी, वैल्यूज आई थी। ये अपने पास में क्या आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आया था। ठीक है, अब जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है इसके अंदर क्या थे, ये साइन ओमेगा टी। अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें, ये तो अपना क्या हो जाएगा, im/π
DC1 हो गया ये तो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी अगर हम बात करें साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास में क्या होगी, यहाँ पर भी अपने पास में ओमेगा है, और आगे जो हमारे पास में मिल रहा है 2 ओमेगा 4 ओमेगा, तो ये क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे, सन्नादियां होंगी, द्वितीय सन्नादी, चतुर्थ सन्नादी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड हार्मोनिक्स, फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारे क्या मिल रहे हैं, जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके आगे के हमारी हार्मोनिक्स हमें मिलेंगे, ठीक है, सन्नादियां हमें मिलेंगी ये। तो यहां से अपन ने सोल्व किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। अब हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने पास में जो हमारा वेव फॉर्म होता है वो इस प्रकार होगा, ठीक है। और जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है इसके अंदर जो हमारी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ये 0 से हमारा पाई 2 पाई, ठीक है, ये अगर है तो 0 से पाई के बाद में ये खुद को रिपीट करने लग गई, वरना पहले हमारे पास में क्या था, इस तरह की वेव थी 0 से 2 पाई तक जो हमारी इनपुट थी वो, फिर उसके बाद में वापस से वेव क्या कर रही थी, खुद को रिपीट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि पाई इस रेंज के बाद ही इसने खुद को रिपीट कर लिया, यानी 0 से t/2 टाइम के बाद में वापस से वही वेव फॉर्म हमें क्या मिल रहा है, वापस मिल रहा है, ठीक है। तो 0 से t/2 की बात करें हम चाहे तो, या फिर हम बात करें t/2 से t की, सेम हमारी क्या है, वेव फॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 0 से t/2 और t/2 से t हमें समान ही मिलती है, तो हम एक ही लिख लें इसके लिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो im sin ओमेगा t है उसके लिए अगर हम ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने सोल्व कर लिया था, फुल वेव के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास में जैसे मान लो कि जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, उसके अंदर इस प्रकार रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये अपना जो इसका फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म होता है वो क्या होता है, इस प्रकार होता है। ये जो दोनों D1 और D2 डायोड हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में अगर हम हाफ वेव की बात करें तो इनके अंदर क्या रहेगा, पाई का फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है इसके अंदर जो हमें वेव फॉर्म मिल रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, पाई का फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया हमारे जो पाई का फेज डिफरेंस है वो किस प्रकार हो जाएगा अपने पास में कि t जो हमारा टाइम था, ये जो अपने पास में 0 से t/2 और t/2 से t टाइम के लिए जो हम वेव फॉर्म बना रहे हैं, जैसे मान लो हम फुल वेव की बात कर रहे हैं, ये हमारा D1 डायोड का है, तो D1 डायोड से हमें इस प्रकार मिला, ठीक है, और D2 डायोड से हमें किस प्रकार मिला था, इस प्रकार से।
ये इसके अकॉर्डिंग है बस, ठीक है। ये जहां पर ये अपने को वैल्यू मिल रही थी D1 डायोड से, वहां पर यहाँ पर क्या होगा, मिसिंग रहेगा, और बाकी जो यहाँ पे मिसिंग थी वो हमें D2 डायोड से मिल जाएगी। तो जो हम देखें कि D1 और D2 यानी जो ये हमारा क्या था, 0 से T/2 के लिए था, और ये हमारा T/2 से T के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, पाई का फेज डिफरेंस है, ये 0 से पाई है, फिर ये पाई से स्टार्ट हुई है, पाई अपना, फिर ये अपना 2 पाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना है, ये 0 से पाई है और ये पाई से 2 पाई है, तो इनमें कितना डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल के अंदर नहीं, हमारा जो दोनों डायोड है D1 और D2, उसके अंदर जो हमारा वेव फॉर्म मिल रहा है, यानी इस टाइम में 0 से T/2 टाइम और T/2 से T टाइम के अंदर, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया कि ये पाई का क्या रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर टाइम इसमें पाई ऐड कर दें, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा कि I = IM sin ω/t 1/π प्लस का 1/2 sin ω/t प्लस पाई माइनस का 2/3 पाई cos 2ω/t प्लस पाई, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो रहा है, पाई ऐड करते जाएंगे, तो cos के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, sin ω/t प्लस पाई, तो ये अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 sin ω/t, ठीक है। और इसी प्रकार जो हमारी आगे की वैल्यू जाएंगी उनमें भी हम क्या कर देंगे, प्लस पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अपने पास में इसकी वैल्यूज आ जाएंगी I1 और I2 के लिए, ठीक है। I1 तो सेम ही रहेगा अपना, जैसे हमारा हाफ वेव में मिला था वैसा ही है अपना I1 तो, क्योंकि फुल वेव के लिए जो डायोड D1 का हमारा वेव फॉर्म है, ठीक है। डायोड D1 का वेव फॉर्म तो क्या होगा, जो हमारा फुल वेव में मिलता है वैसा ही हमारा हाफ वेव में होता है, लेकिन जो I2 का मान होगा उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ से अपने पास में I1 का मान तो सेम आ जाएगा जैसे हमारा हाफ वेव के अंदर आता है, और I2 के लिए हम प्लस पाई को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में I = क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। और इसका मान हम निकाल लेंगे। ये अपने पास में क्या आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट करंट और वोल्टेज। तो ये अपने पास में इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको निकालेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, कि हमारे पास में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, और फिर हम फिल्टर्स को स्टार्ट करेंगे।